ओके बच्चे, हमारा जो अगला पॉइंट है वो हमें सीखना है भू संसाधन। याद रखेंगे सभी बच्चे, हमारा अगला पॉइंट क्या है? भू संसाधन। बच्चे, भू का मतलब क्या होता है? जमीन, जिस जमीन पर हम और आप रहते हैं, तो हमें वही पढ़ना है, भू संसाधन। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले समझते हैं। एक बात याद रखिएगा बच्चे, हम भूमि पर रहते हैं, हम भूमि पर रहते हैं। क्लियर है बच्चे? ठीक है। तो भू संसाधन में मैंने ये देखा कि हम और आप किस पे रहते हैं बच्चे? भूमि पर रहते हैं। तो अगर हम और आप भूमि पर रहते हैं तो क्या ये कहा जाए कि जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप है सब हम किस पर करते हैं? भूमि पर। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि हम आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, वो भी किस पर करते हैं? इसी भूमि पर। तो हमने देखा कि हम भूमि पर रहते हैं और भूमि पर ही क्या करते हैं? हम आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। तो बच्चे, जब हम भूमि पर रहते हैं और भूमि पर ही आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं तो क्या ये कहा जाए कि भूमि जो है खुद एक प्राकृतिक संसाधन है? सभी बच्चों को याद रखिएगा कि भूमि क्या है? भूमि खुद में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि भूमि खुद में क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। तो हमने ये देखा बच्चे कि भू संसाधन मतलब वो है कि जिस भूमि पर हम और आप रहते हैं। क्लियर है? और इस भूमि पे रहते हैं और इस भूमि पर ही हम क्या करते हैं? अपने आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। अतः भूमि क्या है? वो खुद एक महत्वपूर्ण क्या है बच्चे? प्राकृतिक संसाधन है। किंतु हमें इस बात को याद रखना है कि भूमि भी सीमित संसाधन है। क्या है बच्चे? सीमित संसाधन है। ऐसा नहीं है कि भूमि जो है बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि भूमि अपने आप में क्या है बच्चे? एक सीमित संसाधन है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि भूमि क्या हुआ? एक सीमित संसाधन है। तो बच्चे, जब भूमि एक सीमित संसाधन है तो क्या हमें भूमि का विभिन्न उद्देश्य के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, क्या वो योजनाबद्ध तरीके से नहीं करना होगा? करना होगा। तो याद रखिएगा कि इसका मतलब है कि हमें भू संसाधन का उपयोग कैसे करना होगा बच्चे? योजनाबद्ध तरीके से। इसका मतलब है कि हमने ये देखा कि भूमि संसाधन यानी जिस भूमि पर हम रहते हैं बच्चे, वो क्या है? वो खुद में क्या है बच्चे? एक प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि हम सारे आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर करते हैं। पर याद रखिएगा कि भूमि की मात्रा भी सीमित है, भूमि नहीं बढ़ती रहती बच्चे, यानी एक सीमित संसाधन है। और अगर हमें किसी सीमित संसाधन का प्रयोग करना होगा बच्चे, इसका मतलब है हमें उसका उपयोग कैसे करना होगा? योजनाबद्ध तरीके से करना होगा, तभी तो हम इस संसाधन का लाभ उठा पाएंगे। वरना ये संसाधन भी क्या करेगा बच्चे? हमारी गलत नीतियों से हमारे लिए क्या करेगा? समस्याएं पैदा कर देगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। अच्छा, लेकिन बच्चे अगर आप भारत को ध्यान से देखेंगे तो क्या भारत की भूमि समतल है या उबड़ खाबड़ भी है? बच्चे केयर कीजिएगा कि भारत की भूमि क्या है? उबड़ खाबड़। तो क्या ये कहा जाए कि भारत में कई प्राकृतिक लक्षण हैं? याद रखिएगा बच्चे कि उसी उबड़ खाबड़ के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि भारत में क्या है? कई प्राकृतिक लक्षण है। जैसे पहला जो प्राकृतिक लक्षण है बच्चे, अगर हम उत्तर में देखते हैं तो क्या है? पर्वत। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारत की भूमि के 30% पर क्या है? पर्वत है। पर्वत के बाद बच्चे हम पठार भी देखते हैं, तो याद रखिएगा कि भारत की 27% भूमि पर क्या है? पठार है। और पठार के बाद हम फिर क्या देखते हैं बच्चे? मैदान। तो हमें इस बात को याद रखना है कि भारत की 43% भूमि पर क्या है? मैदान है। तो सभी बच्चे अगर आप बोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि भारत में पर्वत जो है वो कितने हैं? 30%। और भारत में 27% भाग पर क्या है? पठार है। और 43% भाग पर क्या है बच्चे? मैदान है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थल रूप अलग अलग है। लेकिन याद रखेंगे कि मैदान के बाद भी भारत में एक और चीज है जिसे हम क्या कहते हैं? द्वीप। इसका मतलब है कि भारत के समुद्र में क्या है? द्वीप भी है। तो बच्चे जरा सोचिए कि भारत में इतने प्राकृतिक लक्षण हैं, तो क्या भारत में भू उपयोग का जो प्रारूप होगा वो अलग अलग नहीं होगा? निश्चित होगा। तो चलिए बच्चे हम जरा समझते हैं कि भारत में भू उपयोग का प्रारूप क्या है। तो पहले मैं इसे मिटाऊं बच्चे, आप सभी समझ गए हैं। तो बच्चे याद रखिएगा हमारा अगला पॉइंट है भारत में भू उपयोग का प्रारूप, तभी हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। चलिए देखिए हमारा अगला पॉइंट है बच्चे भारत में भू उपयोग का प्रारूप।
भारत में भू उपयोग का प्रारूप। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अब हमें पढ़ना है भारत में भू उपयोग का प्रारूप, जो हमें बताएगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बच्चे एक बात याद रखिएगा कि किसी भी देश की भू उपयोग को निर्धारित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। तो हमने ये देखा बच्चे कि किसी भी देश के भू उपयोग को निर्धारित करने वाले बहुत से क्या होते हैं, कारक होते हैं। तो हमने देखा कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले क्या होते हैं बच्चे, कारक होते हैं। निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। तो बच्चे जो निर्धारित करने वाले कारक होते हैं उसमें जो पहला कारक हो गया वो क्या हो गया बच्चे, भौतिक कारक। तो हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, चलिए भारत में भी क्या है, भू उपयोग के अलग अलग प्रारूप है, पर उस प्रारूप को निर्धारित करने वाले कारक क्या है। तो भौतिक कारक में बच्चे जैसे हम देखते हैं भू आकृति, इसका मतलब है कि जमीन की आकृति कैसी है। फिर हम देखते हैं वहाँ की जलवायु, यानी हवा पानी गर्मी कैसी है। तो याद रखिएगा ये चीज़ें भौतिक हैं बच्चे, क्लियर है, ठीक है। फिर हम देखते हैं वहाँ की मृदा। बच्चे मृदा को हम अपनी सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, मिट्टी। तो हमने देखा कि भारत में भू उपयोग का प्रारूप यानी किसी भी भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कुछ कारक होते हैं बच्चे। अगर भौतिक कारक में देखा जाए तो भू आकृति, जलवायु, मृदा, ये सब होते हैं। अच्छा, अगर मैं मानवीय कारक की बात करूं, याद रखिएगा बच्चे, मानवीय कारक जो है वो भी भू उपयोग को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो बच्चे अगर मैं मानवीय कारक में देखूं तो मानवीय कारक में सबसे पहले हमें क्या नजर आता है बच्चे, तो हमें सबसे पहले नजर आता है जनसंख्या घनत्व, कि भाई कितनी वहां पर क्या है बच्चे, जनसंख्या है। तो हमने देखा कि क्या है इसमें, जनसंख्या घनत्व। फिर अगला क्या है बच्चे, प्रौद्योगिकी। मैंने कहा था कि बिना प्रौद्योगिकी के हम संसाधन नहीं बना सकते। तो जनसंख्या घनत्व देखेंगे, हम क्या देखेंगे बच्चे, प्रौद्योगिकी देखेंगे। फिर देखेंगे वहाँ की संस्कृति कैसी है, और फिर वहाँ की क्या बच्चे, परंपराएं। तो याद रखिएगा कि किसी भी भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक, किसी भी भू उपयोग के प्रारूप को निर्धारित करने वाले कारक में भौतिक कारक होते हैं, जो वहाँ की भू आकृति, जलवायु, मृदा यानी कि मिट्टी होती है। लेकिन अगर हम मानवीय कारक में देखेंगे बच्चे तो जनसंख्या घनत्व होता है, क्लियर है। अच्छा, फिर प्रौद्योगिकी होती है, संस्कृति होती है और परंपराएं होती है। इन सबको मिलाकर हम भू उपयोग का क्या करते हैं, प्रारूप को निर्धारित करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे याद रखिएगा कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, अगर ये देखा जाए भारत का कुल क्षेत्रफल, तो वो हम देखते हैं बच्चे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है क्या है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन हमारे पास सिर्फ 93% भूमि के आंकड़े हैं। तो हम ये देख रहे हैं बच्चे कि हमारे पास कितनी भूमि का आंकड़ा है, तो सिर्फ 93% भूमि का क्या है, आंकड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 100% का ज्ञान नहीं है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 93% भूमि का ही क्या है बच्चे, आंकड़ा है। अब देखिए कैसे, याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर में असम को छोड़ दिया जाए, पूर्वोत्तर में अगर असम को छोड़ दिया जाए तो अन्य प्रांतों की जानकारी नहीं है। ये बात याद रखिएगा बच्चे कि पूर्वोत्तर में, हम इस बात को भी जानना है, पूर्वोत्तर में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की जानकारी नहीं है।
तो बच्चे जरा सोचिए कि आखिर क्यों नहीं हमें 93%, 93% भूमि का ही आंकड़ा हो, क्योंकि अगर हम पूर्वोत्तर में जाते हैं तो अगर असम को छोड़ दिया जाए तो हमें और किसी भी क्षेत्र का आंकड़ा ही नहीं पता बच्चे। इसका मतलब परेशानी तो होगी। अच्छा, अगर आप जम्मू कश्मीर में जाकर देखेंगे तो वहां भी तो पाक अधिकृत कश्मीर और चीन का जो एरिया था। तो बच्चे याद रखिएगा कि पाक अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत कश्मीर के भी हमारे पास क्या है, जानकारी नहीं है। तो इस बात को मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने ये भी देखा कि पाक जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिएगा बच्चे कि जम्मू कश्मीर में जो पाक अधिकृत कश्मीर है, ठीक है बच्चे, अब तो नहीं रहा कि अब तो आप जान ही रहे बच्चे करंट में ये संघ शासित क्षेत्र बन चुके हैं, फिर भी हमें जानना है कि पाक अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र की जानकारी नहीं है। तो बच्चे हमने ये देखा कि हमारे पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की जानकारी नहीं है। उसी तरह पाक अधिकृत क्षेत्र और चीन को, अगर हम चीन अधिकृत क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास इसकी भी जानकारी क्या है बच्चे, नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखना है कि स्थायी चारागाह की जो भूमि है वो भी कम हुई है। हमें यह भी बात याद रखना है बच्चे कि जो चारागाह की भूमि थी वो भी क्या हुई है, कम हुई है। तो चारागाह की भूमि कम हुई है। इसका मतलब है बच्चे कि जहां पर पशु चारा चरते थे वो स्थायी चारागाह की भूमि भी क्या हुई है, वो भी कम हुई है। इसका मतलब है हमें स्थायी चारागाह की भूमि की भी उतनी जानकारी अभी नहीं हुई। क्लियर हो गया बच्चे। अच्छा, अब जरा सोचिए कि पशुधन को चारा कैसे मिलेगा। फिर प्रश्न ये भी तो है कि अगर स्थायी चारागाह भूमि कम हुई है तो फिर पशु जो है वो कहाँ चरने जाएंगे। दूसरी बात क्या है बच्चे कि अगर हम पड़ती भूमि के अतिरिक्त दूसरी पड़ती भूमि को देखें तो वो सब क्या है, अनुपजाऊ है। इसका मतलब है हमारे पास बहुत ही पड़ती भूमि क्या है बच्चे, अनुपजाऊ है। देखिए ये भी एक परेशानी है कि हमारे पास पड़ती भूमि क्या है, अनुपजाऊ है। और अनुपजाऊ है तो क्या इस पर खेती हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो याद रखिएगा बच्चे कि 2 या 3 वर्ष में एक बार खेती होती है। 2 या 3 वर्ष में एक बार खेती होती है। तो देख सकते हैं कि भारत का जो भू उपयोग मॉडल है, प्रारूप है, वो एकदम अलग तरीके से है। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे। तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।